चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फिर से। हमने मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे हम एसएससी जेई से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहे हैं। भाई यार, देखते क्यों नहीं हो? देखा करो ना भाई। निकालना है कि नहीं? एसएससी जेई कुछ एग्जाम एग्जाम निकालना है कि नहीं? वीडियोस को देखो, है ना, जिससे आपका फायदा हो पाए। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज करते चलो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं जल्दी से सर्वे का लेक्चर। उसके बाद में हम अपनी जियो टेक को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चलने वाला है जियो टेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका फेवरेट पता है ना आपका, आपको कि फेवरेट जियो टेक होता है ना? तो वो कर निपटाने वाले हैं जल्दी से। चलिए बात कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए। तो ये जो है आपका लेवलिंग एंड कंटूरिंग के लेवलिंग एंड कंटूरिंग का मतलब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है। ठीक है, चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है ये चीज बोल रहा है। ठीक है। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू। तो डी स्क्वायर जो है आपका वो नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सी होना चाहिए इसका आंसर, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे है आपका डी। ठीक है, डी आपका आंसर है। राइट। 3.1 का डी, डी बोल रहा हूँ, बी डी स्क्वायर बाय आर। चलिए आगे बढ़ते। द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेंजिंग इज प्रोपोर्शनल टू। द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, जो चेनिंग में आपका जो करेक्शन फॉर स्लोप है वो क्या होता है? स्लोप के लिए करेक्शन। ठीक है, स्लोप के लिए करेक्शन आपका होता है क्या? एच स्क्वायर बाय टू एल, एच स्क्वायर बाय टू एल। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, इसका एक आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। हिली टेरेन के लिए कौन सा सुटेबल होता है? तो हिली टेरेन के लिए आपका सबसे जो सुटेबल मेथड होती है वो होती है आपकी टेक्योमेट्रिक मेथड। कौन सी मेथड? टेक्योमेट्रिक मेथड। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हिली टेरेन के लिए ना तो टेक्योमीटर से आप क्या इजीली मेजर कर सकते हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेवल लाइन इज अ जो लेवल लाइन होती है वो क्या होती है? तो ये क्वेश्चन भाई बहुत जगह घूमता है। लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लो। ठीक है, इसको याद ही कर लो, रिमेम्बर कर लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से हम निपटा देते हैं इसको। द हाँ, ना क्या बोल रहे हैं? नॉर्वे स्पेस्ड नेरोवे नेरोवे spaced contour line on a map so that the areas। ठीक है, जो नेरो है ना, नेरो बोल रहा है ना, नेरो मतलब कि एक छोटा तरीका नेरो। तो ये शो करता है किसको? स्टीपली स्लोप्ड को। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, सर्वे के लेक्चर बहुत सारे हमने डाल चुके हैं, तो उसको जाके आप देख लीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एसएससी अभी हम एसएससी जेई के यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद में स्टेट ए के डालने वाले हैं, ईएससी के डालने वाले हैं। ठीक है। और दूसरी चीज यह कि जो मेड जी की टेस्ट सीरीज होती है ना, उसके भी क्वेश्चन डालने वाला हूँ मेरे भाई। तो सब पूरा खजाना तो मेरी चैनल पे है आपके। तो भाई करो ना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाओ ना जल्दी से। और अपने दोस्तों को बताओ, ग्रुप बनाओ, तभी तो ग्रुप बनाओगे तभी पढ़ाई हो पाती है कंपटीशन की तरह। समझ रहे हो बात को? तो जल्दी जल्दी आपको करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट, अ स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट whose elevation is to be determined as a change point is called। राइट।
अच्छा देखो, स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डिटरमाइंड एज अ चेंज पॉइंट इज कॉल्ड। कहने का मतलब समझ रहे हो, चेंज पॉइंट का मतलब है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आपने सेटअप किए, पहले आपका इंस्ट्रूमेंट इधर था, ठीक है। तो जब भी आप सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हो तो सबसे पहले आप क्या नापते हो, बैक साइड को आप देखते हो, उसके बाद में फिर इंटरमीडिएट साइड चलती है, उसके बाद में फिर फोर साइड चलती है, ठीक है। तो ये कहानी चलते रहती है आखिरी फोर साइड तक के, ठीक है। तो चेंज पॉइंट के बाद में हम बैक साइड को नापते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका बैक साइड। आगे चलते, द कंट्रोल लाइंस कैन क्रॉस वन अनदर ऑन मैप ओनली इन द केस ऑफ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो एन ओवर हैंगिंग क्लिप, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये वर्टिकल क्लिफ नहीं है, वैली भी नहीं है, रिज भी नहीं है, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग क्लिफ में क्या होता है कि जो आपकी कंट्रोल लाइन होती है वो एक दूसरे को क्या कर लेती है, एक दूसरे को मतलब वो क्रॉस कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन मैंने भाई पिछले टाइम मैंने डिस्कस भी किया था, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया ना भाई, देखो पूछ लिया। मैंने बोला था ना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैंने एक जगह ऐसे ही डिस्कस कर लिया था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये देखो आ ही गया क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई टीचर को सब कुछ पता रहता है ना, तो टीचर एक टीचर होता है, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मेरे साथ जुड़े रहना, तभी आपको सारी चीज यहाँ पे मजे के तौर पर मिल पाएंगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपन तो खजाना लेके आने वाले हैं ना, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, जब तक पहले तो कंटिन्यू आपको बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे, कुछ नहीं है, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क और बैक साइड, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सर्वे के मैंने लेक्चर डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसको ऊपर हटाते हैं। चलिए, तो वो जो चैप्टर था वो हमारा एंड हो चुका है, ठीक है। वो एंड हो चुका है, तो यहाँ पे ना 14 तक के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। अब मैं यहाँ पे ना मैं लाने वाला हूँ एक, फिर उसमें आपको सब पूरा 15 16 17 18 सबके क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे, मैं आपके पास में लेकर आऊँगा। अभी फिलहाल तो इतना पढ़ो, इतना भी सफिशिएंट होता है, ठीक है। सबसे पहले जितना आपके पास में उतने का ही यूज करना सीखो, ठीक है। आप फिर उसके बाद में अपन ज़्यादा भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, टेक्योमेट्रिक कर्व एंड हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। ये चार क्वेश्चन में सारा चैप्टर ही खत्म हो जा रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे लेकर भी आऊँगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। अपन यहाँ पे बहुत सारे सब चीज़ लाने वाले हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर एनालिटिक टेक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। अरे मेरे भाई, ये क्वेश्चन मैंने वहां पे जो लेक्चर लिया हो ना, वहां पे इसको मैं डिस्कस भी किया था कि भाई क्वेश्चन में ना आपको ऐसा पूछ लेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका क्या था, डी के संग सी, ऐसा कह के मैंने वहां पे एक ट्रिक भी बनाया था, डी के संग सी, समझ रहे हो, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो इसमें जो आपका के है, के को यहाँ पे 100 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी को यहाँ पे हमने 0 लेके चले थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, एडिटिव कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। तो एडिटिव कांस्टेंट यहाँ पे 0 है और मल्टीप्लाइंग 100 है, मतलब कि बी आपका आंसर हो गया, राइट। तो देखो, मैंने वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि भाई कोई भी छोटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और देखो पूछ ही लिया। अरे बता रहा हूँ ना मेरे भाई, जाके एक बार तुम वो देखो, तो प्ले लिस्ट में जाओ, सर्वे के सारे लेक्चर्स देख डालो, ज़्यादा लंबे लंबे है नहीं, 10-10 मिनट 15-15 मिनट के आप देखोगे, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टेक्योमीटर इज जनरली केप्ट एज, टेक्योमीटर में जो आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट लेते हैं वो कितना लेते हैं, तो ये 100 लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा उसकी बात है नहीं। उस आगे चलते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व हुज रेडियस इज आर, द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन डेल इज, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सिंपल है आर, रतन
ठीक है, ये वाला याद रख लो, R10 R10/2, ठीक है। रतन कह के याद रखो बस, रतन। अरे रतन नाम रहता है ना भैया, रतन टाटा का याद रख लो, रतन। ठीक है, तो रतन del/2। उसके बाद में चल लो, इंटरसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। ठीक है, इंटरसेक्शन जो मेथड होती है प्लेन टेबल में, वो किसके लिए सुटेबल होती है? हिली एरिया के लिए। इंटरसेक्शन हिली, इंटरसेक्शन हिली, इंटर हिली, इंटरसेक्शन हिली। ठीक है, इंटर जैसे ही किया तो हिल गया, ऐसे याद रख लो। प्लेन प्लेन टेबल में, प्लेन में जैसे ही, प्लेन टेबल में जैसे ही इंटर किया वैसे ही हिल गया। ठीक है, ये ऐसे याद रख लीजिए। चलो, ये थी हमारी कहानी यहाँ तक। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबका फेवरेट और चहीता सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट हो रही है, राइट। इसके क्वेश्चन भर भर के आते हैं हर जगह से, राइट। तो इसको अपने को कंप्लीट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज एंड सॉइल क्लासिफिकेशन से हम बात करने वाले हैं। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, तो उसका कितना, मतलब जो कॉम्पैक्ट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेट कितना होता है? तो ये 0.95 आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, 0.95 याद रखना है इसको। कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड कितना होता है? 0.95। कॉम्पैक्टेड कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड आपका 0.95। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। रिलेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड परसेंटेज एयर वाइट्स वाटर कंटेंट, इसमें ये इसका फार्मूला कौन सा होता है? तो चलो याद करो कि इसका फार्मूला आपका कौन सा होता है, राइट। तो इसका फार्मूला आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गामा डी, गामा डी ऊपर में माइनस होता है। ठीक है, इसको याद रखने का ना बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये माइनस प्लस में ही यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेस्ट तरीका आपको है 1, पहले तो लिख लेते हैं इसको, जी गामा डब्लू। ठीक है, 1 - g गामा डब्लू, और नीचे में 1 + आपका डब्लू जी। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, इस चीज को दूर हटाने के लिए हम करते क्या है कि ये नेगेटिव है। ठीक है, माइनस क्या होता है? एक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और यहाँ पे एन, नेगेटिव और एन आया। ठीक है, नेगेटिव और एन आया ना, तो सीधे यहाँ पे नेगेटिव कर देना है बस। तो ये बेस्ट ट्रिक होती है भाई, ऐसी ट्रिक बनाते हुए चलना है अपने को, जिससे कि आपका क्या हो, हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे यहाँ पर एक अपने को सही जोड़ी मिलाना है। सही जोड़ी स्टोक लॉ, स्टोक लॉ किसको दिखाता है? स्टोक लॉ के लिए आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग, ये होता है आपका स्टोक लॉ। ए हो गया। डार्सी लॉ किसके लिए होता है? डार्सी लॉ आपका फ्लो थ्रू कैपिलरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास। डार्सी लॉ है ना, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास। ठीक है, तो डार्सी लॉ आपका हो जाएगा फ्लो वाटर, अटरवर्क लिमिट तो आपका डी इसके लिए होता है, और आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हाँ डार्सी आपका हो गया यहाँ पे, डार्सीला हो गया आपका, मतलब बी हो गया आपका 4। ठीक है, बी ये हो गया। और पॉइजेली, पॉइजेली, पॉइजेली आपका होता है किसके लिए? पॉइजेली होता है आपका 1, फ्लो थ्रू कैपिलरी। पॉइजेली होता है फ्लो थ्रू कैपिलरी। ये हो गया सी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल केन, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल केन। इसका क्या हो जाएगा कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल ग्रेटर देन 100% हो जाता है, या फिर किस किस के बीच में रहता है, ये वो चीज बोल रहा है।
ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा ये ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में फटाफट चलना है। सेंट पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, सेंट पार्टिकल जो होता है वो किससे बनकर, किससे मिलकर बनता है। ठीक है, सेंट पार्टिकल्स इसमें कौन सा वो पाया जाता है, तो इसमें सेंट में आपका पाया जाएगा आपका क्वार्ट्स। ठीक है, सेंट पार्टिकल आर मेड ऑफ मतलब सेंट पार्टिकल किससे बनता है, क्वार्ट्स से बनता है। इसको याद रखने के लिए सेंट क्वार्ट, सेंट आर्ट मतलब सेंट से आर्ट करते हैं, सेंट से आर्ट, ऐसे याद रख लो, सेंट आर्ट, सेंट से आर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको चेक करते हैं अभी आगे। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, Vs। ठीक है, then the values of porosity and the wide ratio रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, इस केस में आप कैसे कर लोगे उसको थोड़ा सा अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका वी वी इक्वल्स टू वी एस हो गया, वी वी इक्वल्स टू वी एस हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। तो आपका वाइड रेशियो बराबर आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है। ठीक है, अब दोनों ही इक्वल हो गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। ई की वैल्यू 1 आ गई, और वहीं पे पोरोसिटी की बात कर रहा है ना, पोरोसिटी भी बोल रहा है ना, पोरोसिटी। तो पोरोसिटी के लिए आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू, सॉरी एन इक्वल्स टू आपका, एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ई अपॉन में, है ना, ई अपॉन में 1 प्लस, मतलब 1 प्लस ई, ये हो जाता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे बोला पोरोसिटी, पोरोसिटी तो पोरोसिटी 0.5, सी आंसर इसका हो जाएगा 1.7 का सी। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। आपको यदि फार्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हो, फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ा दिक्कत आएगा। तो फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। सॉइल है, सॉइल में तो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सॉइल। ठीक है, क्ले जो होती है आपकी कैसी होती है, जनरली कोहेसिव होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.8 का ए, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड में प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड, मतलब कि लिक्विड लिमिट बोल रहा है ना, डब्ल्यू एल माइनस वाटर कंटेंट। ठीक है, और नीचे में है आईपी। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, तो यहाँ पे आपका हो गया लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए होता है, श्रिंकेज रेशियो के लिए, कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए होता है, या फिर टफनेस के लिए। तो ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए, सी के लिए। ठीक है, 1.9 का आपका सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसी के लिए हो जाता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए। तो याद रखने का तरीका सिंपल है, सी से यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद में आगे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू the volume of voids to the total volumes of soil is known as। ठीक है, इसको देखो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और अपान में टोटल वॉल्यूम्स वीटी। तो ये हो जाएगा आपका पोरोसिटी 1.10 का आपका ई हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 1.10 का ए, और यहीं पे यदि ई ए वी एस हो जाता तो पोरोसिटी हो जाता, राइट, वाइड रेशियो हो जाता। ठीक है, एक और यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिए थे, इसका क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज जीरो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स सॉइल मास इज जीरो, द सॉइल क्लासिफाइड। वो आपकी सॉइल कौन सी कहलाएगी, सैंड सिल्ट कौन सी कहलाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे सैंड होना चाहिए। 1.4 का सी सही है, बिल्कुल सैंड। ठीक है, सैंड की कोई प्लास्टिसिटी होती नहीं है, आप चेक करके देख सकते हो। तो ये हमारे, फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अभी आपको ना, हाँ चलो अभी तो ये पढ़ो, क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वाइड रेशियो, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वाइड रेशियो इस ग्रेविटी। तो इस सबसे ये वाला जो फार्मूला क्या होता है आपका, डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एस ई। ठीक है, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर बोल रहा है तो डब्ल्यू जी बाय एस हो जाएगा।
ठीक है, WG/S। तो ये आपका आंसर ए हो गया, 1.11 का ए। उसके बाद में बोल रहे फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ अ सैंड इज, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5। फाइनेस्ट मॉडुलस 2.5 है, तो यहाँ पर इज ग्रेडेड एज, ठीक है, फाइनेस्ट मॉडुलस आपका 2.5, तो आप इसका ग्रेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.12 का बी, फाइन सेंट। ठीक है, ढाई जब भी आपका फाइनेस्ट मॉडुलस रहा, फाइनेस्ट मॉडुलस 2.5 रहा, तो वो आपका फाइन सेंड हो जाएगी। ठीक है, फाइन सेंड हो जाएगी, याद रखना है आपको, फाइन सेंड 2.5 फाइन सेंड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी एन। ठीक, तो इसमें आपका रिलेशनशिप क्या होता है वो बताना है आपको, सिंपल है भैया। एन इक्वल्स टू है ना आपका, एन इक्वल्स टू, तो इसमें ये तो माइनस आ गया तो ये नहीं होगा, राइट। ई बराबर मतलब कि ई अपन 1 + ई, ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 1.13 का आपका 1.13 का बी हो जाएगा। उसके बाद में 1.14 क्या बोल रहा है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एलुवियल से, कोहेसिव से, मरीन से, एक्सपांसिव। ठीक है, ग्रेवल एंड सैंड बोल रहा है यहाँ पे, ग्रेवल एंड सैंड, मरीन, कोहेसिव, कोहेसिव तो है नहीं, एलुवियल भी मुश्किल है, मरीन, एक्सपांसिव। 1.14 का एलुवियल ही है। ठीक है, एलुवियल, ग्रेवल एंड सैंड आपका एलुवियल, एलुवियल से आपको मिलते हैं, राइट। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट मतलब WP इज ग्रेटर देन WP इज ग्रेटर देन WL, है ना, WL, देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, देन द प्लास्टिसिटी मतलब IP की वैल्यू क्या हो जाएगी बोल रहा है। ठीक है, नेगेटिव की पॉजिटिव क्या होगी, देखो इसको मैं सबसे पहले इसका तो यहाँ पे फार्मूला लिख लो। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP इक्वल्स टू WL माइनस WP, ये हो जाता है ना। तो यहाँ पे WP ही ग्रेटर हो गया तो नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल है, नेगेटिव। तो बी इसका हो जाएगा 1.15 का बी, 1.15 का, अरे जीरो, अच्छा जीरो हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाती वैल्यू ना IP की, वो जीरो चले जाएगी, जीरो बोलते हैं इसको। ठीक है, जीरो, राइट। तो एक यहाँ पे घुमाने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन अच्छा था। यदि आपका WP ग्रेटर हो गया WL से, तो नेगेटिव में तो आएगी वैल्यू, पर उसको अपन जीरो कंसीडर करके चल लेते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल है, कंसोलिडेशन की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड, 1.16 का सी। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना चॉकलेट सामान लग रहा होगा, चॉकलेट सामान क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कम है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा अरे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा होगा। मैं आपके सामने इतना बंडल लेके आने वाला हूँ, आपकी सॉल्व करते करते और पढ़ते पढ़ते फट जाने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहो, है ना। मैं कौन कौन से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 10 बार बता रहा हूँ। मैं अभी अपन यहाँ पे SSC JEE के देख रहे हैं, इसके बाद में स्टेट EE के देखने वाले हैं, उसके बाद में ESE के दिखाने वाला हूँ मैं तुमको। ठीक है, बम्पर धमाका। उसके बाद में फिर मेडिजी की टेस्ट सीरीज भी दिखाने वाला हूँ। मेडिजी की टेस्ट सीरीज में अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे फिर गेट के भी क्वेश्चन है, दो कैटेगरी में, एक तो गेट के हैं और दूसरे आपके ESE के हैं। ठीक है, तो पूरा बम्पर धमाका आने वाला है। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है अपने साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यहाँ पे अपन देखते हैं अर्थ प्रेशर वगैरह क्या बोल रहा है। अर्थ अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ एनालिसिस से, और उसके बाद में सॉइल स्टेबलाइजेशन एक्सप्लोरेशन से। ठीक है, तो ये भी बस वही है, चॉकलेट ही है ना। तो फटाफट खाओ और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे क्या बोल, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर बोल दिया। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए सिंपल है, आपका फार्मूला हो जाता है माइनस में, है ना। तो 1 माइनस ये वाला आपका सी वाला फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला 2.1 का सी वाला फार्मूला एक्टिव अर्थ प्रेशर। पेसिव के लिए आपका हो जाता है ये वाला प्लस। ठीक है, ये पेसिव के लिए आपका हो जाएगा ये पेसिव के लिए, और एक्टिव के लिए
ये वाला, ठीक। उसके बाद चलो आगे। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, अ रिटेनिंग वॉल ऑफ ट्रेपोजाइडल सेक्शन हैविंग बेस विड्थ बी रिटेनिंग रिटेन्स अर्थ एट इट्स बेक फॉर नो टेंशन टू बी डेवलप्ड एट बेस, द रिजल्टेंट फोर्स विल intersect the base from central line of the base within। देखो ये ना थोड़ा सा, ये थ्रस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो 2.2 है ना, 2.2 का यहाँ पे ये क्वेश्चन ये वाला है ना, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा जरा चेक कर लेते हैं अपन। b/6 है ना, डी का 2.2 का डी। तो रिटेनिंग वाल ट्रेपोजाइडल सेक्शन कुछ आपकी ऐसी आपकी रिटेनिंग वाल है, ठीक है। अब उसके बाद में बोलता है द बेस विड्थ आपकी बी है, बेस विड्थ बी स्मॉल बी रिटेंस, फिर उसके बाद अर्थ बेक, फिर फॉर नो टेंशन टू बी डेवलप्ड एट बेस, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी इंटरसेक्ट द बेस फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ द बेस विद इन, ऐसा बोल रहा है। तो कुछ नहीं है यहाँ पे आपको क्या थ्रस्ट वन ये हो जाएगा आपका हाफ, हाफ और एरिया आप ले लोगे, क्या एरिया आप ले लोगे, ठीक है। बी इंटू वन डिवाइड में आपका बी इंटू वन डिवाइड में आपका 3, ये हो जाएगा, है ना। तो 1/3 पे अपन लेकर चलते हैं ना, 1/3 पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या b/6, राइट। b/6 आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाउंडेशन के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इधर के क्वेश्चन देख लेंगे। अ सेलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज, सेलो फाउंडेशन हम किस कब बोलते हैं, हैज अ डेप्थ ऑफ एम्बेडमेंट इज लेस देन विड्थ, ठीक है, बिल्कुल सही है। बी आपका हो जाएगा 2.4 का बी, है ना। उसके बाद में बोलता है प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट, जो प्लेटलेट टेस्ट होता है वो क्या निकालने के लिए आपका यूज किया जाता है, बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, प्लेटो टेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, ये तो होगा ही नहीं, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। तो आपका ये होना चाहिए आपका 2.5 का ए, बिल्कुल सही, ठीक है, बेरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 300 मीटर mm 300 mm स्क्वायर बेरिंग प्लेट सेटल्स बाय 15 mm इन अ प्लेट लोड टेस्ट on a cohesive soil when the intensity of loading is 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक, न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर उसके बाद द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप सेलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज 2.6 का यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 30 mm, ठीक है, 30 mm। इसका क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2.3 का 2.3 का आपका लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, किस किस चीज के लिए ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। ये होता है प्लास्टिक क्ले सॉइल, 2.3 का डी है ना, प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए यूज होता है। 2.7 का आपका क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट बियरिंग कैपेसिटी, किसकी लिस्ट बियरिंग कैपेसिटी होती है, लूज ग्रेवल की, सॉफ्ट रॉक की, हार्ड रॉक की, कॉम्पैक्ट ग्रेवल की। तो लूज ग्रेवल होना चाहिए, 2.7 का ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे एंड हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी लाएंगे,
ईएसी के क्वेश्चन लाएंगे जो कि करते 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 थक जाओगे। चलिए, तो हमारा सॉइल का सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह और आपका एफएम वगैरह के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रेशर इंटेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, W इज यूनिट वेट ऑफ लिक्विड इन केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, H इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम लिक्विड सरफेस। ठीक, तो प्रेशर इंटेंसिटी केजी पर सेंटीमीटर, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.1 का डी, 1.1 का डी, WH। ठीक है, WHA हो जाएगा। द प्रेशर इंटेंसिटी इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आइडियल फ्लूइड का, वन विच सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, वन विच फ्लोस विथ लिस्ट फ्रिक्शन, वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो इसका आपका आंसर होगा 1.2 का डी। ठीक है, 1.2 का आपका डी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 मीटर into 2.4 meter is immersed in a liquid of relative density 0.85 with its 1.25 meter side horizontal। ठीक है, क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड जस्ट एट द वाटर सरफेस इट द प्लेन ऑफ द प्लेट मैक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका और कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। राइट, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो P होता है, फोर्स कैसे होता है, W आपका A इंटू एक्स बार। ठीक है, तो फोर्स जो होता है, फोर्स WX बार होता है। ठीक है, फोर्स जो निकालते अपन, तो यहाँ पे कर दो आपका F बराबर, ठीक है, W कैसे होता है आपका, ठीक है, W आपका हो जाएगा M इंटू G, ये होता है ना। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा 9.81 आपका, 9.81 इंटू 1.25 इंटू 2.4 एरिया। ठीक, एरिया आप ले लोगे ना, 1.25 इंटू 2.4, और एक्स बार आप कैसे लेते हो, एक्स बार जस्ट आप उसका हाफ कर देते हो। ठीक है, 2.4 डिवाइड में 2, और यहाँ पे साइन 60, ठीक है, साइन 60 करके आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका यहाँ पर आंसर निकल कर जाएगा कितना, 30.6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज अपने को करनी थी। रिलेटिव डेंसिटी आपकी कितनी थी, 0.85। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं इसको नीचे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक वेट मतलब कि ऑफ अ लिक्विड, जैसे कि यहाँ मरकरी का ले लेते हैं, मतलब किसका ले लोगे, कोई का भी ले लो। ठीक है, एनी फ्लूड, ठीक है, एनी फ्लूड, और यहाँ पे वाटर, तो वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो इसका आंसर 1.4 का हो जाएगा डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बोला जाता है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड
इज द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस इज द, मतलब बल्क मॉडुलस जो होता है वो कैसे निकालते हैं? वह इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये भी नहीं है। प्रेशर, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्रिटिकल इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इंक्रीज इन प्रेशर ये वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसमें वही आपका बल्क मॉडुलस हो जाएगा। तो 1.5 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, 1.5 का सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन 1.6 का, है ना। 1.6 में आपका क्या है? द बायंसी डिपेंड्स अपॉन, द बायंसी डिपेंड्स अपॉन, बायंसी जो है किस पे डिपेंड होता है? प्रेशर विथ विच द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, विथ विच लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड। तो मेरे ख्याल यहाँ पे 1.6 का ए होना, नहीं नहीं गलत है, ये नहीं है। वेट ऑफ द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है। प्रेशर, ये प्रेशर आ गया ना, प्रेशर थोड़ी ना होता है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उसका वेट के हिसाब से आपका बायंस यहाँ पर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? मैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, मैनोमीटर इज अ डिवाइस, मैनोमीटर किसको कौन सी किस चीज को नापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है? प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को आप प्रेशर नापने के लिए अपन मैनोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। 1.7 का आपका बी। अब नेक्स्ट आगे बोलते हैं 1.8 का क्या होता है? कैपिलरिटी इज ड्यू टू, कैपिलरिटी इज ड्यू टू, ठीक है, कैपिलरी किस किस के कारण यहाँ पे होता है? तो सरफेस टेंशन, कोहेजन, विस्कोसिटी, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड ना, विस्कोसिटी, कोहेजन, सरफेस टेंशन। 1 and 2, 1 and 2 तो है ही नहीं कहीं। सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी इज ड्यू टू सरफेस टेंशन नहीं, कोहेजन तो आपका सेकेंड थर्ड, वेट ऑफ डेंसिटी है। तो इसका 1.8 का आपका हो जाएगा सी, बिल सी हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ये सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से ही आपका यहाँ पे होता है, कोहेजन फोजन की वजह से नहीं होता, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड कैपिलरिटी आपका होता है। 1.9 का आपका क्या है कि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल इस ग्रेविटी 0.9 इक्विवेलेंट टू 4 मीटर ऑफ वाटर। देखो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? क्या बोल रहा है? प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, है ना, ऑयल का प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल्स, मीटर में निकालना है प्रेशर को, ठीक। तो ऑयल का तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? इक्विवेलेंट बोल रहा है, इक्विवेलेंट टू 4 मीटर ऑफ वाटर, तो 4.5 मीटर वाटर और डिवाइड में आप कर देना है किसका? 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ठीक है। 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी, नीचे में जी का कर दोगे तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका क्या? 5 मीटर, ठीक, 5 मीटर। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 5 मीटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारा, आगे है आपका कैपिलरिटी राइज। कैपिलरिटी राइज is a phenomena, that is attributed to the following property of fluid। तो ये तो कैपिलरी है आपका वही डी 1.10 का डी हो जाएगा, सिंपल है। सरफेस टेंशन का जो पीछे क्वेश्चन आया, रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज अ यूनिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? जी की यूनिट लेस होता है। 1.11 का डी यूनिट लेस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है? द टोटल एनर्जी लाइन लाइज एबो द हाइड्रोलिक लाइन। टीईएल जो होता है आपका, टीईएल जो होता है ना, टीईएल और हाइड्रोलिक एचईएल, ये दो चीज होती है ना, हाइड्रोलिक लाइन एंड टीईएल, टोटल एनर्जी लाइन। तो क्या बोल रहा है? टीई टोटल एनर्जी लाइन लाइज एबो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस, ठीक, बाय एन अमाउंट इक्वल टू, इसका कौन सा हो जाएगा देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो टोटल एनर्जी लाइन है वो हमेशा लाइज करती है किस एबो टू एचजीएल, ठीक है। तो वो किस वजह से करती है? तो इसका यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम ऑफ प्रेशर वेलोसिटी एंड डेटम हेड्स, ठीक है, सम ऑफ प्रेशर वेलोसिटी एंड डेटम हेड्स। तो ये किसके वजह से आ जाता है? टोटल एनर्जी लाइन में ये चीज आ जाती है, राइट।
ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो प्रेशर हेड जो होता है ये वाला प्रेशर हेड होता है, वेलोसिटी हेड ये होता है v² 2g और डेटम हेड z होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर आपका 1 2 का हो जाएगा आपका सी, वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड तो टीईएल में, जो टीईएल होता है, राइट, टीईएल में आपका जो वेलोसिटी हेड इंक्लूड हो जाता है, इस वजह से आपका वो जो ऑलवेज एबो होती है। और आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उसमें सिर्फ आपका प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड ही होता है। ठीक है, 1.13 क्या बोल रहा है? अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज, ठीक, अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल, अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी, जिसमें विस्कोसिटी है ही नहीं बोल रहा है और इनकम्प्रेसिबल बोल रहा है। तो रियल फ्लूइड और आपका आइडियल फ्लूइड, क्या कौन सा फ्लूइड होगा? वो होना चाहिए, वो होता है आपका आइडियल फ्लूइड। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे यहाँ तक के का क्वेश्चन। इसके बाद में और भी है फ्लूइड काइनेमेटिक्स वगैरह के बारे में, तो उनके बारे में देखेंगे, वहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, चलिए।